हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा 9th क्लास का विज्ञान, जिसमें मैं पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स को करवाया हूं। आप लोगों की मांग थी कि मैं 9th का भी बनाऊं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं 10th का बना दिया हूं। और अगर आप मेरे 10th वाला जो टोटल ऑब्जेक्टिव बनाया हूं उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक वाला प्लेलिस्ट में दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लास 9th में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं क्या क्या चैप्टर हमको यहाँ पर देखना है। तो जैव विविधता एवं वर्गीकरण, पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, परमाणु संरचना, गति, बल एवं गति के नियम, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, बहुकोशिकीय संरचना, उत्तक, रासायनिक आबंधन, रासायनिक सूत्र और मूल संकल्पना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, ध्वनि, हाइड्रोकार्बन, कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, प्राकृत वाष्प, प्राकृतिक आवास, कचरा एवं उसका प्रबंधन। ये सारे चीज 18 चैप्टर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो आप लोग धैर्य से इस चीज को एक एक चीज को देखें और समझे। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन आता है जैव विविधता वर्गीकरण से। जैव विविधता वर्गीकरण में पहला क्वेश्चन आपका है कि वर्गीकरण में आपको बताना है गुणों की पहचान जरूरी नहीं है, वर्ग के सदस्यों में अधिक से अधिक समानता है, समूह के सदस्यों में समानताएं नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो सही आंसर बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, वर्ग के सदस्यों में अधिक से अधिक क्या है, समानता है। निम्न में द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होगा? प्याज, घास, केला या सरसों? हम यहाँ पर जानते हैं सरसों है द्विबीजपत्री, क्योंकि एक उसमें बहुत सारे बीज आपका इसके अंदर समाहित होते हैं। जिसके अंदर एक से अधिक बीज हो वो द्विबीजपत्री। जैसे प्याज है, घास है या धान है, ये सब एक बीजपत्री कहलाते हैं, क्योंकि एक के अंदर, एक खोल के अंदर एक ही बीज आपको मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, मछली एवं कबूतर के बीच एक जैसा मिलने वाला लक्षण नहीं है, ये आपको देखना है। धारा रेखित शरीर, अंडे देना, कशेरुक दंड की उपस्थिति, पंखों की उपस्थिति। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। पंखों की उपस्थिति, एक में पंख पाया जाता है, एक में नहीं। दोनों अंडे देते हैं, धारा रेखित दोनों का शरीर है और कशेरुक दंड दोनों में पाया जाता है, मतलब मेरुरज्जु दोनों में पाए जाते हैं। रिक्त स्थान का पूर्ति हमें करना है। समूहीकरण व खालिस्तान की प्रक्रिया का आधार चुनना आवश्यक है, तो यहाँ पर आएगा वर्गीकरण। यहाँ पर आपका आएगा वर्गीकरण। खालिस्तान जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनेरा जगत, किसमें? मोनेरा जगत में होता है, प्रोकैरियोटिक में शामिल किया जाता है, ये मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत बता दूं, एक कोष की जीव जैसे बैक्टीरिया आदि को शामिल करते हैं मोनेरा जगत में। इसमें मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन था 5 जगत वर्गीकरण खालिस्तान ने दिया, इसमें से आपको बताना है कि 5 जगत वर्गीकरण खालिस्तान ने दिया। तो वास्तव में इसका जो सही आंसर जो है RN, याद रखेंगे RN व्हीटकेयर इसका आएगा। व्हीटकेयर ये इसका नाम है। RN व्हीटकेयर ने इसको दिया था, 5 जगहों तक वर्गीकरण दिया था उन्होंने। 5 जगत 1969, और ध्यान रखो 1969 में प्रकाशित किया था। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत जिसमें फंगी कहते हैं, पादप जगत जिसे प्लांटी कहते हैं, और जंतु जगत जिसे एनीमिलिया कहा जाता है। दूसरा अध्याय है पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। दूसरा जो अध्याय है उसमें से देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस 9th में उठाए गए हैं किताब में। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण आपको छांटना है। तो लोहा, कांसा और 24 कैरेट सोना और ऑक्सीजन, इसमें से देखना है समांगी मिश्रण है, तो आपको बताना समांगी मिश्रण कौन सा इसमें है, ये आपको बताना है। क्योंकि मिश्रण की बात कर रहा तो कांसा आएगा, कांसा एक मिश्र धातु है। लोहा, 24 कैरेट सोना, ऑक्सीजन, ये मिश्रण नहीं है, मिश्रण साफ है, कांसा है। कांसा जो बनता है जो होता है तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तो ये समांगी मिश्रण आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका विषमांगी मिश्रण कौन सा है? शुद्ध जल, कंक्रीट, नमक का जल का विलयन और चूना।
तो विषमांगी मिश्रण जिसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता वो बा आ जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा। ऑक्सीजन है तत्व यौगिक समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण। ऑक्सीजन एक ही तत्व से मिलकर बना है, एक ही परमाणु से मिलकर बना, अर्थात ये क्या है, तत्व के अंतर्गत आएगा। शक्कर है तत्व यौगिक समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण। शक्कर आप खाते हैं, शक्कर है क्या, तो आप शक्कर का सूत्र C6H12 और O6, C6H12O6, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। एक निश्चित अनुपात यौगिक है, एक निश्चित अनुपात में मिलता है तभी ये बनता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसमें से आपको बताना नमक का पानी के विलयन, स्टार्च विलयन, खाने का सोडा का विलयन या सिरका, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर स्टार्च विलयन जो होता है ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखो टिंडल प्रभाव होता क्या है, आपने गांव से देखा होगा, खपरे का धूल, खपरा में से अगर कोई प्रकाश आए और यहाँ पर धूल हो तो एकदम से धूल के कण इधर उधर छितराते हुए नजर आते हैं, माने इसमें से प्रकाश बिल्कुल दिखाई देने लगता है अगर इसमें बहुत सारे धूल के कण हो। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन, अर्थात कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन से गुजरने वाला प्रकाश फैल जाता है, इसी को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। शुद्ध पदार्थ नहीं है बर्फ, लोहा, पारा, दूध, तो बर्फ, लोहा, पारा, दूध, दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज मिले हुए होते हैं, ये दूध जो होता है शुद्ध पदार्थ नहीं होता। अब इसमें से हमको नहीं देखना है, सीधा सीधा रिक्त स्थान को हमको यहाँ पर देखना है। तो किसी तत्व में खाली स्थान के कण होते हैं, एक प्रकार के तत्व होते हैं किसी तत्व में। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का फैलना खाली स्थान कहलाता, अभी मैंने बताया टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन से टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन खाली स्थान है, ये आपको बताना है। वास्तव में आयोडीन जो है विलेय है, खाली स्थान के कणों पर छन्ना मात्र द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है, इसमें से बताना है। तो जो निलंबन होते हैं, निलंबन बड़े बड़े कण होते हैं, इसमें इनको आराम से छाना जा सकता है, माने विषमांगी मिश्रण है निलंबन। खाली स्थान के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, तो विलयन के कण कहां से देखोगे, अगर मैं शक्कर घोल दूं तो शक्कर कहां दिखाई देता पानी में, तो ये विलयन होगा शक्कर उसका घोल, तो विलयन को आंखों से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट चैप्टर आपका परमाणु संरचना से संबंधित था, तो परमाणु संरचना से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे या यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है, इसमें से आपको बताना है कि समस्थानिकों में क्या अलग होता है। सही आंसर इसमें न्यूट्रॉन इसमें अलग होते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान न्यूट्रॉनों की संख्या, माने यहां पर क्या होता है, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, अगर दो चीज अगर ले लिया जाए, इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ऐसे चीज को हम समस्थानिक के अंतर्गत समस्थानिक के रूप में जानते हैं। तो ये दिमाग में रखना, बार बार दिमाग बोल रहा हूं कि प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक में, तो न्यूट्रॉन इसमें अलग हो जाएगा। नीचे दिए गए परमाणु वादों में पहली बार किसने इलेक्ट्रॉन को शामिल किया था, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, थॉमसन ने। यहां पर दिया है 39, यहां पर के पोटेशियम का सूत्र है, यहाँ पर 39, यहाँ पर पोटेशियम का सूत्र है और यहाँ पर 19 दिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला जो तत्व होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, और नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है, जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अब इसमें से आप चयन करोगे तो तीसरा का सही होगा, इसमें इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने को दर्शाता है, 19 लिखा है, ये परमाणु संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ के पास इन 19 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि ऊपर वाला इसको द्रव्यमान को दर्शाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मतलब द्रव्यमान को ऊपर वाला दर्शाएगा। कुछ सही विकल्प है जिसको हम लोग को यहाँ पर देखना है।
किसी तत्व के सारे परमाणु खाली स्थान होते हैं, इसमें से आपको बताना है, तो पहले बताया समान होते हैं। एक उदासीन परमाणु में खाली स्थान की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये आपको बताना है। तो एक उदासीन परमाणु में जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर 14, यहाँ पर 6, यहाँ कार्बन दिया, यहाँ 14, यहाँ 7, यहाँ नाइट्रोजन दिया, एक दूसरे के क्या है ये आपको बताना है। तो ऊपर वाला मैंने कहा था, ऊपर वाला जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दर्शाता है। देखो भार दोनों का समान है, तो ये समभारिक होंगे, यहाँ पर समस्थानिक नहीं, समभारिक, ये समभारिक होंगे, तो यहाँ पर सही आएगा समभारिक होंगे। जबकि इसमें 6 और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, ऊपर जो हो है वो समान है, इसलिए समभारिक हो गए। ऊपर वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दर्शाता अर्थात द्रव्यमान को दर्शाता है। चलिए गति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है, इसको देखते हैं। गति में क्या दिया गया है और उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी s बराबर at प्लस 1/2 bt का स्क्वायर हो तो पिंड का त्वरण क्या होगा, इसमें सूत्र में से आपको छाटना है। तो जो त्वरण दे रहा है ये b जो होता है b, ये b वाला जो होगा ये इसका त्वरण होगा। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को व्यक्त करता है उसका मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो वेग का मात्रक मीटर सेकंड होता है, तो वह वाला आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड होता है। नीचे वस्तु A और B की स्थिति समय ग्राफ दिया है, बताए कि किस वस्तु का वेग अधिक है। यहाँ पर दूरी देखो, यहाँ पर और यहाँ पर समय, तो मैं अगर इस प्रकार का खींचता हूं तो इस प्रकार तो दूरी भी इसकी ज्यादा है B की और समय भी कम लग रहा है, तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन है, बताए कि निम्न में से कौन सा उदाहरण एक समान वृत्तीय गति है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति, खिलौना ट्रेन की रेखीय मार्ग गति, घड़ी के सेकंड कांटे गति, वृत्तीय मार्ग पर रेसिंग कार की गति। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर यही आएगा, वृत्तीय मार्ग पर रेसिंग कार की गति। सर्कस खेल में दिखाया जाता है, जिसमें जो कार होता है उसकी चाल तो बिल्कुल समान होती है, चाल एक समान गति से चल रहा, लेकिन दिशा ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर दिशा ऊपर नीचे, यही कहलाता है वृत्तीय मार्ग पर रेसिंग कार की जो गति है, यही उदाहरण समान वृत्तीय गति का। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसका रिक्त स्थान का यहाँ पर आपको भरना है। एक पिंड नीत वेग से चल रही, उसका त्वरण होगा क्या होगा, ये आपको बताना होगा। उसका त्वरण 0 होगा। अगर एक पिंड में नीत वेग से चल रही तो उसका त्वरण 0 होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग ही नीत है तो कहां से परिवर्तन हो रहा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वस्तु के वेग की दिशा खाली स्थान से निर्धारित होती है, तो वस्तु के वेग की दिशा विस्थापन, उसमें कुछ न कुछ विस्थापन तो होना ही चाहिए, विस्थापन से ही निर्धारित होगी। यहाँ पर कितना वेग है, एक वस्तु यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर चला गया, इतना दूर का विस्थापन आ गया तो पता चलता है वस्तु का वेग की दिशा। एक वस्तु का चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखो मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको किसी को भी करना है तो 5/18 से बस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 72 का आपको मीटर प्रति सेकंड बदलेगा तो 5/18 यहाँ पर आ जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 20 मीटर, यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये यहाँ पर 20 मीटर, याद रखना 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। एक व्यक्ति 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर 2 सेकंड में लगाता है, तो 8 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा। यार एक 2 मीटर त्रिज्या, अब 2 मीटर त्रिज्या में ऐसे करके दे रहा, 2 सेकंड में एक चक्कर मारता है तो 8 सेकंड में भी वही यहीं पर आ जाएगा, तो उसका विस्थापन क्या हो, विस्थापन तो 0 हो गया, विस्थापन उसका 0 होगा। अब नेक्स्ट अपना पार्ट था बल एवं गति के नियम। बल और गति के नियम पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बल एवं गति में पहला आता है, किसी वस्तु का जड़त्व का कारण क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, केवल द्रव्यमान, केवल वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों, कोई भी नहीं। सही आंसर जो जड़त्व होता है वो केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर के सीट पर बैठा है। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है उसी समय लड़का अपने से ठीक नीचे अपने भाई के खुले हाथ पर आम गिराता है। आम कहाँ गिरेगा, तो एक ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन चल रही है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा स्लीपर होता है, यहाँ पर एक लड़का बैठा है, नीचे एक लड़का बैठा है। अब अचानक यहाँ पर इसने गेंद गिराया,
ट्रेन रुक गई, ट्रेन रुक गई, जड़त्व के कारण रुक गई, लेकिन ट्रेन तो रुक गई, लेकिन आपका नीचे वाला पोर्शन तो रुक गया यहाँ पर, लेकिन आपके हाथ का, आपका गेंद अब सब गतिमान है। तो प्रत्येक जड़त्व का यही नीति है, जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है, और जो गतिशील है गतिशील रहना चाहती है। ऑटोमेटिक वो गेंद आपके इस लड़के के हाथ में नहीं गिरेगा, थोड़ा सा ट्रेन की गति की दिशा में दूर आगे गिरेगा। इसमें ऑप्शन हमको यहीं पर खोजना है। उसके भाई के हाथ में कुछ ट्रेन चलने के विपरीत नहीं, उसके भाई के हाथ में कुछ चलने की दिशा में, माने स आंसर, इसका आंसर जो आ जाएगा आपका स आंसर आ जाएगा। रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है, इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। रॉकेट का नोदन जो चलता है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सब चीजें। इसमें पूछा गया कि एक गोला 500 न्यूटन बल लगाने पर 0.06 सेकंड में रुक जाता है, गोले का संवेग क्या होगा ये आपको बताना होगा। देखो संवेग जब होता है, संवेग को p से नापते हैं, संवेग को p बोलो तो m भी बराबर होता है, m भी होता है। m माने द्रव्यमान, v माने वेग, माने m माने द्रव्यमान, v माने वेग। अगर मैं यहाँ पर कितना दिया, 500 न्यूटन दिया, आप 500 में आप मल्टीपल करोगे 0.06 का, 0.06 का मल्टीपल करोगे तो लगभग 30, ये 3000 करीब आएगा। 6 पंचे 30, 2 सुनो लगा दो, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका जो 30 न्यूटन, 30 किलोग्राम प्रति सेकंड, माने ये वाला 30 किलोग्राम प्रति सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। कुछ खालिस्तान है जिसको हम लोग को यहाँ पर देख लेना है। संवेग संरक्षण का नियम खालिस्तान की अनुपस्थिति में लागू होता है, तो मैं मुंह जबानी बोल रहा हूँ, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। संवेग संरक्षण के नियम सुन लीजिए, बाह्य बल की अनुपस्थिति में लागू होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय खा जाएगा, लिखते जाऊंगा तो। एक कमानीदार तुला के दोनों सिरों में 20-20 किलोग्राम भार के बल खींचा जाता है, तो तुला का पाठकांक क्या होगा, 0 होगा। 20 इधर खींच रहे हो तो 0 होगा। गति का प्रथम नियम खालिस्तान के नियम से जाना जाता है, तो गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम, याद रखना, जड़त्व के नियम से जाना जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए त्वरण को दुगना कर दे तो बल खालिस्तान हो जाएगा। यहां पर आपको याद रखना, जो फोर्स होता है इसका सूत्र होता है m इंटू ए, त्वरण होता है, m माने द्रव्यमान, ए माने त्वरण। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए, अब द्रव्यमान में कोई बदल नहीं कर रहा है, और उसमें त्वरण को दुगना, अब त्वरण का दुगना करूंगा, पहले से ये 2 था, ये भी 2 है मान लीजिए, अब 2 का दुगना किया, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, माने ये दुगना हुआ तो फोर्स भी दुगना हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बल क्या है, एक सदिश राशि, 2 राशि होती है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। कोई आपसे पूछे बल लगाना तो किस दिशा में लगाना, ये बताना पड़ेगा, तो बल एक सदिश राशि है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6वां इकाई, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, फटाफट एक नजर देखते जाते हैं। उसमें सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको देखना है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक या फ्लेमिंग, इसमें से कोई एक सही आंसर आएगा, रॉबर्ट हुक है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, श्लीडेन, श्वान, बिरचॉफ, यही वाटसन तथा क्रिक, डार्विन तथा बैलेस, मेंडल तथा मॉर्गन, यही है श्लीडेन, श्वान तथा बिरचॉफ ने कोशिका सिद्धांत दिया। एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती है, इसमें से आपको बताना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं, वास्तव में इनमें से कोई नहीं आएगा, सब में पाई जाती है। दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली किसी में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, बैक्टीरिया, हाइड्रिला, आम के वृक्ष, कैक्टस, इसमें से आपको बताना है। तो भाई बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी नहीं होती। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग वो कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक या लाइसोसोम, इसमें से आपको बताना है ये कौन सा इसका आएगा। तो सही आंसर ब आएगा, इसमें राइबोसोम दिखाई देता है। 7वां पार्ट है बहुकोश की संरचना। उत्तक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तक में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं। पादप उत्तकों का संवहन के आधार पर किया गया समूहीकरण है, ये आपको बताना है। जाइलम, पैरेन्काइम, जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम त्वची उत्तक,
पैरेनकाइम और या एरेनकाइम। सही आंसर जो पादप का संवहन माने एक पानी खनिज पदार्थ को ले जाने और लाने का जो काम करता है वो जाइलम के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का एक कोशिका द्रव्य, कोशिकाओं एवं उसके आसपास का द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। वास्तव में कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। लिग्निन का जमाव किन उत्तकों में होता है ये आपको बताना है। लिग्निन का जमाव किन उत्तकों में होता है? पैरेनकाइम, कोलेनकाइम, क्लोरेनकाइम या स्क्लेरेनकाइम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर लिग्निन का जमाव जो होता है स्क्लेरेनकाइम में होता है। कुछ रिक्त स्थान है जिसको हम लोग यहाँ पर भरना है और देखना है। रिक्त स्थान में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें मैं तो बता रहा हूं, उसमें आपका ऑप्शन बना देगा, इसलिए बोलते हैं रिक्त स्थान को हमको यहाँ पर देख के जाना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान यहाँ पर दिए हैं, इसको बताना है कि उत्तक पौधों में पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं। तो जाइलम जो होता है ना, ये जाइलम जो पौधे में पाया जाता है इसी में द्वारा होता है, ये संवहन उत्तक है, जाइलम जो होता है। और इसके बाद खालिस्तान उत्तक मुंह के भीतरी सतह पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। उपकला बोलते हैं, कौन सा? उपकला उत्तक। उपकला जो उत्तक होता है यह मुंह के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों के गति व सहारा देने का कार्य खालिस्तान और खालिस्तान कर सकते हैं। तो पेशी व क्या होगा? संयोजी उत्तक, पेशी व संयोजी उत्तक करते हैं। नेक्स्ट अध्याय हमको देखना 8वां है, रासायनिक आबंध के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। रासायनिक आबंध क्या है और क्या नहीं है, यह क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तब, इसमें से बताना है, जब सोडियम क्या करे? क्लोरीन से क्रिया करता है तब क्या होगा? प्रत्येक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक सोडियम परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इसमें से आपको बताना है, तो सही आंसर ब आएगा, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखो इसमें बनाते क्या है, तो सोडियम जो होता है, सोडियम में जो होता है 11 होता है उसका परमाणु भार। तो पहले ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहले में 2 होगा, फिर होगा 8 होगा, मैं यहाँ पर, फिर दूसरे में ऑर्बिट में 8 होगा, बचेगा क्या? 1 होगा, लास्ट वाला ऑर्बिट में 1 होगा, तो 2 8 1 होगा, मतलब यही त्यागेगा। और इसमें जो होता है आपका क्लोरीन की बात कर, तो क्लोरीन में होता है 17 होते हैं, तो 17 आइटम पहले में 2, फिर हो जाएगा 8 8 2 और लास्ट में बचेगा 7। इसको 1 की जरूरत, इसको 1 को त्यागने की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो आपका जो होगा ये त्याग देगा। सोडियम क्या करेगा? त्याग देगा। तो प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन परमाणु क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और सोडियम क्या करेगा? त्याग देगा। एक सोडियम परमाणु और सोडियम आयन, इसमें से आपको बताना है, एक सोडियम परमाणु और सोडियम आयन, इसमें से आपको बताना है रासायनिक रूप से समान है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, सहसंयोजक बंध का निर्माण है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसमें से आपको बताना है। तो सही है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? एक सोडियम परमाणु एक सोडियम आयन, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एक आयनिक बंध का निर्माण होता है तब संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा ग्रहण करता है। संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इसमें से आपको बताना है सही आंसर, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा क्या करे? ग्रहण करे। तो उसको आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा तो सहसंयोजी बंध बन जाएगा। इसमें एक त्यागे और एक ग्रहण करे। क्वेश्चन है, कौन सा तत्व आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन खोता है? इसमें से आपको बताना है कि 2 इलेक्ट्रॉन कौन खोएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन खोएगा? एक कैल्शियम जो है ना, यही खोएगा, क्योंकि जो कैल्शियम, इसमें जो आंसर आएगा, सॉरी यहां पर आएगा, मुझसे गलती हो रहा है, ये कैल्शियम, हाँ ये क्लोरीन है, यह है कैल्शियम, ये कैल्शियम खोएगा। कैल्शियम में Ca में जो होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 20 होता है। अब 20 होगा तो पहले में 2 हिसाब कर लीजिए, दूसरे में हो जाएगा 8, तो 2 8 हो गया 10, और फिर हो जाएगा 8, तो हो जाएगा, तो यहाँ जो 8 10 18 बच गए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है? खो सकता है। इसमें कैल्शियम यहाँ पर आएगा। इसके बाद किस अणु में द्विबंध पाया जाता है? इसमें से आपको बताना है, तो सही आंसर ब आएगा, C2H4 में द्विबंध या द्विबंध पाया जाता है। कुछ रिक्त स्थान है, मुंह जवानी यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा ताकि जल्दी हो जाए, समय ज्यादा न लगे। तो देखो सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, त्याग करेगा, कर यहाँ पर नियॉन
तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। प्रत्येक एक चीज दिमाग रख लेना कि प्रत्येक जो व्यक्ति क्रिया करता है, इसलिए क्रिया करता है, वो क्या बनना चाहता है? अष्टक पूरा करना चाहता है। जो अष्टक पूरा करने के लिए मतलब नियॉन और अक्रिय गैस जैसा तत्व बनना चाहता है। तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके आर्गन या नियॉन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। नाइट्रोजन के दो परमाणु 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 होगी या तो 8 होती है। याद रखना, अक्रिय गैस का या तो 8 या 2 या 2 या 8 होगी, इसमें से आएगा। यहां पर 8 भी लिख सकते हो, यहां पर 2 भी लिख सकते हो। क्लोरीन अणु में सहसंयोजक बंध होता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंध होता है। सुना दे रहा हूं मैं, क्लोरीन अणु में सहसंयोजक बंध होता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंध होता है। आयनिक यौगिक समानता जल में, याद रखना, आयनिक यौगिक समानता जल में विलेय होते हैं, और जबकि सहसंयोजी यौगिक जल में अविलेय होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कभी भी पूछा जा सकता है। 9वां चल रहे हैं हम लोग रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना के बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर कुछ अणु सूत्र है, जिसमें CH3OH का अणुभार होता है। ये आपको ज्ञात करना है कि CH3OH का अणुभार कितना होगा। देखो, कार्बन के हो गए 12, कार्बन के यहां पर 12 हो गए। हाइड्रोजन ये वाला हो गया तो +3 को जोड़ लीजिए। ऑक्सीजन के होते हैं 16 होते हैं, और हाइड्रोजन यहां पर एक और आ गया तो यहां पर फिर 1 को और जोड़ लीजिए। सबको जोड़ लेंगे तो 16 और 12 कितने हो जाएंगे? 28, 29, 30, 31 और 1 32। यहां पर आ वाला आ जाएगा 32 होगा। क्षारीय मूलक होते हैं, याद रखना, क्षारीय मूलक धनावेशित आयन वाले होते हैं। जिन आयनों पर ऋण आवेश होता है वे, इसमें से आपको बताना है, जिन आयनों पर ऋण आवेश होता है, याद रखेंगे, अम्लीय मूलक होते हैं। एवोगाड्रो की संख्या का मान क्या होता है, ये याद होना चाहिए। एवोगाड्रो की संख्या आप सोचिए और बताइए। मैं यहां पर बता देता हूं, आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो की संख्या होती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? इसका सही आंसर जो होता है ये 22.4 लीटर के बराबर होता है। यहां पर कुछ रिक्त स्थान है, मुंह जवानी यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। यौगिकों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो यहां पर आयनिक आएगा। आयनिक यौगिक, याद रखें, आयनिक लिखने में टाइम चला जाएगा। आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। अब इसका अणुभार ज्ञात करोगे, C12H22O11। कार्बन 12 है तो 12 का 12 होता है, 12 144 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एक ही होता है तो 22 का 22 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 पर 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आ जाएगा। और सबको यहां पर काउंट करो तो 342 यहां पर आ जाएंगे। इसका अणुभार 342 होगा। PO4 3 जो है, PO4 जो है 3 आयन निकाला है। आयन के तत्वों की संख्या यहां पर आपको बतानी है, तो यहां पर आयनों की संख्या यहां पर बताएगी, तो इसका सही आंसर जो लिया गया 2 है। 1 मोल कार्बन के परमाणु की संख्या क्या होती थी? एवोगाड्रो की संख्या होती, जो याद होना चाहिए आपको, क्या बताया था? 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको याद होना चाहिए। 1 मोल जल का द्रव्यमान जो होता है 18 ग्राम होता है। कुछ संबंध जोड़ने को यहां पर दिए गए हैं, तो मैं सीधा आप सोचिए और जोड़ देता हूं। 1 मोल एवोगाड्रो की संख्या तो ये वाला आ जाएगा, ये सामने हो जाएगा। अम्लीय मूलक इसमें से छांटना है तो SO4 वाला जो होगा ये अम्लीय मूलक के अंतर्गत आ जाएगा। और क्षारीय मूलक के ज्ञात करना है तो Mg वाला जो आ गया, Mg ये क्षारीय मूलक हो जाएगा। इसका 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार जो होता है ये 14 ग्राम के आसपास होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आ जाएगा 88 ग्राम मोलों की संख्या 2 मोल के बराबर होती है। ये सही आंसर आएगा। 10वां हम लोग यहां पर चल रहे हैं
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर कुछ कुछ चल रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं। और आप लोग भी सबको पढ़ के जाइए, क्योंकि वो आपके कोर्स में ही बोल दिया गया, 9वीं और 10वीं वाला पूछा जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है, यह आपको बताना है। वियोजन, विस्थापन, संयोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, H2 यहाँ पर लिए और क्या कर रहे हो, क्लोरीन ले रहे हो, माने Cl2 ले रहे हो और इसमें HCl बना रहे हो, ट्वाइस HCl। तो क्या हो रहा है आपको देख रहा है, ये संयोजन की क्रिया यहाँ पर आ रही, संयोग हो रहा है, ये संयोजन की क्रिया हो जाएगी। Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। इसमें क्या हुआ ये आपको बताना है। इस क्रिया में क्या हो रहा है, देखो इस क्रिया में क्या कर रहा है, जो एल्युमिनियम जो है यहाँ पर, जो एल्युमिनियम जो है फेरस को विस्थापित कर दे रहा है। तो फेरस को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन की क्रिया हुई। ट्वाइस PbO यहाँ प्लस C यहाँ पर दिया, दोनों सॉलिड है, यहाँ ट्वाइस Pb और CO2 यहाँ पर निकला है, गैस निकला है। क्रिया में कौन सा कथन सही है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ये सही हो रहा। ये भी आपका यहाँ पर सॉरी माने हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा, ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का जो कार्बन है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, मुझसे गलती हो रहा है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। और लेड ऑक्साइड, लेड में अपचयन हो रहा है, माने 3 और 4 वाला आ जाएगा, 3 और 4 इसमें सही आंसर आएगा। यहां पर आपके सामने NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, इस निम्नलिखित अभिक्रिया कौन सा रासायनिक अभिक्रिया दर्शाती है। देखो यहाँ पर NaCl था, तो NaCl की जगह क्या आ गया, NaNO3 माने क्लोरीन विस्थापित हो गया। और AgNO3 में क्या हो गया, AgNO3 में NO3 विस्थापित होकर यहाँ पर Cl आ गया, माने दोनों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए द आंसर आ जाएगा द्विविस्थापन यहाँ पर हो रहा है। कुछ रिक्त स्थान है जिसको हमको भरना है। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर, तीर के निशान के बाईं ओर का पदार्थ जो होता है, तीर का निशान जो भी दर्शाया गया है, ये जो दर्शाया है उसके बाईं ओर का पदार्थ क्या होता है, ये अभिकारक होता है। याद रखेंगे, ये जो बाईं ओर का होता है ये अभिकारक, ये अभिकारक होता है। और दाईं ओर का पदार्थ जो होता है उत्पाद, जो दाईं ओर प्राप्त होता है ये उत्पाद, ये उत्पाद है और ये अभिकारक। सिंपल यहाँ पर दिख रहा है। ट्वाइस H2O इज इक्वल टू ट्वाइस H2 प्लस O2 खाली स्थान क्रिया है, ये आपको बताना है। तो ये अपघटन हो रहा है, यहाँ पर दोनों का अपघटन होगा, तो ये अपघटन क्रिया हो गया। अभिकारकों और उत्पादों के बीच तीर का निशान अभिक्रिया की क्या बताता, दिशा बता रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, नाम से ही पता ऊष्मा शोषी हो जाएगा ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए गुरुत्वाकर्षण पर थोड़ा सा चल लेते हैं। दो वस्तुओं के मध्य लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, ये आपको बताना है। दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी पर, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर या गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। सही आंसर सा आएगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर ये निर्भर नहीं करता, तो बल निर्भर नहीं करता, तो सा वाला इसका आएगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी पर करेगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर करेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर करेगा, लेकिन योग पर ये नहीं करेगा। सा वाला इसका आंसर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है। G का मान क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, G का मान यहां पर आपको बताना। ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, आपको सही चुनना है। सही आंसर सा आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम, ये इसका G का मान होता है, याद रखेंगे। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें से चुनना है। सही आंसर आएगा 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से दो पिंड जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है और जिसके बीच की दूरी r है के मध्य लगने वाला बल बराबर होगा। सूत्र है, वास्तव में सूत्र आपको याद होना चाहिए। सही आंसर ए आएगा,
F बराबर G एक नियतांक M1 M2 और R का स्क्वायर होगा। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति कर रही वस्तु का उसकी अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उसका अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहां स्थिर हो जाता है वो। कुछ यहां पर बताया गया है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, जो भरना है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा। हमको मालूम है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, 9.8 होता है, ये हमको मालूम है। इससे 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो करीब आ जाएगा 98। यहाँ पर 0 लगा दो, 98 के आसपास यहाँ पर आ जाएगा, 98 किलोग्राम न्यूटन बल आ जाएगा इसका मान। विराम अवस्था से मुक्त रूप से पृथ्वी की और h ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु का वेग क्या होगा, ये आपका होगा। तो वस्तु का जो वेग होता है v स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस hg, ये इसका मान होता है। v बराबर ट्वाइस hg इसका मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, ये हमने जाना था 6.67 इंटू 10 टू पावर 11। 10 टू पावर क्या होता है 11 न्यूटन मीटर, न्यूटन आपका आता है मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम यह होता है, यह आपको रटना होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण g का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड, अभी हमने देखा था मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तु यदि समान ऊंचाई से गिराई जाए तो वे खालिस्तान समय पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगी एक ही समय में। अगर दो वस्तुओं को आप एक ही जगह से, चाहे वो ट्रक को गिरा दो चाहे सुई को गिरा दो, अगर एक ही ग्रह से गिरा होगा तो एक साथ नीचे पहुंचेगी, बशर्ते वहां पर क्या हो, हवा का दबाव ना हो, माने वायु का घर्षण नगण्य हो, तो एक साथ पहुंचेगी। वरना अगर आप बोलेगे 1 किलो का बांट लो और 10 किलो का बांट लो, एक साथ 10 मंजिल गिराओ, दोनों एक साथ ही पहुंचेगी। यह न्यूटन के गति के नियम के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर ही है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये अध्याय 12 कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग देख लेते हैं। अक्सर इसमें क्वेश्चंस जो होंगे आपका मैथ में ही पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे है कि वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु का बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित हो तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हमको मालूम है कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, याद रखेंगे कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कितना विस्थापन हुआ, माने कार्य जो होगा, यहाँ पर हम सही आंसर क्या होगा, कार्य बल कितना है 10 न्यूटन का बल, 10 में कितना विस्थापन हो रहा, 2 हो रहा, तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई करते 20 आ जाएगा, लगभग 20 जूल के आसपास होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर, यहाँ पर सूत्र है, आपको देख के जाएंगे सबके सब। तो सूत्र गतिज ऊर्जा, ये इसे निरूपित करते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर यहाँ पर होता है, या यहाँ पर जो दिया था 1/2 m, द्रव्यमान कितना, m माने द्रव्यमान कितना है 5 दिया है, और आपका कितना दिया, इसमें आता है 2 वर्ग से, वर्ग इसका वस्तु का मीटर समान वेग कितना है 2 है, तो 2 को स्क्वायर है तो 2 को 2 बार लिख दो, 2 कट गए तो 5 दूनी कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 जूल के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती पर सापेक्ष ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है, ये आपको करना है। तो इसका जो सूत्र होता है, तो Pe बराबर जो होता है, सूत्र में लिख देता हूं, Pe बराबर होता है mgh, सूत्र होता है mgh। अब मान रख दोगे तो अपने आप आ जाएगा। Pe जो यहाँ पर दिया है, ये 480 जूल के एनर्जी जो दिया है 480, तो 480 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बराबर मास कितना दिया है, तो मास यहाँ पर दिया 12 kg का, 12 आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ पर 10 दे ही दिया है, और हमको क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना था। 0 और 0 यहीं पर काट दिया, 12 चौक हो गया 48,
h बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.4 यूनिट यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर 0.4 यूनिट मिलोगे तो 0.4 यूनिट के आसपास, सॉरी कहाँ चला गया ये यूनिट या मीटर, 4 मीटर, ये 4 मीटर के आसपास यहाँ पर 4 आएगा। तो 4 मीटर के आसपास यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है, आप अपने घर में 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तक जलाते हैं। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो अगर हम इसको देखें तो 1000 वाट बराबर 1000 वाट जब जलता है ना, तो उसको बोलते हैं 1 यूनिट जलता है। तो यहां पर कितना जल रहा है, यहां पर आपका 100 वाट जल रहा है, मतलब यह हो 0.1, आपको बोलेगा 0.1 वाट यहाँ किलोवाट यहाँ पर चल रहा। 0.1 किलोग्राम में कितना घंटा जला, 5 घंटा जला। 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 0.5 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान, तो यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रक क्या है, मुंह जबानी आपको याद होना। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पर जूल लिखोगे। 1 किलोवाट घंटा खाली स्थान जूल के तुल्य होता है। तो यहाँ पर 36 दशमलव इसका है, जो तुल्य जो होता है 36 × 10⁵ जूल के तुल्य होता है। किसी वस्तु की कुल ऊर्जा नित रहती है। वस्तु पर लगाए बल उसके विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के h/2 ऊंचाई पर स्थित हो तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका सूत्र होता है 1/2, अभी बताया था mgh होता है, ये इसका सूत्र होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं अध्याय 13 हमारा स्वास्थ्य पर हम लोग वार्तालाप करते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य पर सिंपल सा है, कौन सा रोग संक्रामक है। अब संक्रामक रोग आपको बताना है। तो रतौंधी, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, मधुमेह और रतौंधी तो होगा नहीं। आगे क्या दहेजा होता है जो एक दूसरे से फैलता है। एक्स किसके द्वारा फैलता है, एक्स होता है विषाणु या वायरस द्वारा फैलता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, इसमें से आपको बताना है। टाइफाइड, कुष्ठ, छोटी माता, ये सब संक्रामक है, लेकिन रक्त कैंसर ये संक्रामक नहीं होगा। ध्वनि पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ध्वनि में देख लेते हैं। सही विकल्प को चुनकर आपको यहां पर बताना है। जब ध्वनि तरंगे माध्यम से संचालित होती तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर माध्यम के कणों का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ब आएगा, ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से ज्यादा है तो पराश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। 20 हर्ट्ज से ज्यादा तो श्रव्य ध्वनि कहलाएगी और 20,000 से ज्यादा है तो पराश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। 20 से कम अपश्रव्य, 20 और 20,000 से ज्यादा पराश्रव्य, दोनों के मध्य है तो श्रव्य कहलाएगी। क्वेश्चन यहां पर आपका आता है, दो क्रमागत संपीड़नों की बिरलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। सही आंसर तरंग दैर्ध्य कहलाती है। संचरित तरंग वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य जिसको दर्शाया गया उल्टा y से, इसका संबंध क्या होगा, इसमें से आपको बताना है सही आंसर इसका ये वाला आता है vn और उल्टा y जो होता है, इसको फिजिक्स भाषा में कुछ और बोलते हैं, अभी वो नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा। ध्वनि तरंग संचरित नहीं होती, तो ध्वनि तरंग जो है कभी भी निर्वात में संचरित नहीं होती। ठोस में, द्रव में, वायु में तो हो सकती है, लेकिन निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे सामने आता है 5वां क्वेश्चन, कंपन करती हुई वस्तु का आवर्तकाल 0.05 सेकंड है, तो उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, ये आपको बताना है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी, ये आपको यहां पर खोजना है। 5 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज या 2 हर्ट्ज, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो आता है ये ब वाला आएगा,
20 हर्ट्ज के आसपास आएगा। जब 1 घंटे में आप इसका भाग दोगे 1 में 0.05 का, तो ये करीब 20 हर्ट्ज के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यह एक समय अवधि की व्युत्पन्न होती है, जो भी आवर्तकाल होती है समय अवधि की व्युत्पन्न होती है, तो हम 1 मानेंगे और इसमें 0.5 का भाग देंगे, तो ये 20 हर्ट्ज के आसपास आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को आपको भरना है। क्वेश्चन है मानव में ध्वनि के श्रव्य पारस, इसमें बताना, मैं पहले ही बताया हूं 20 हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज से 20,000, 20 हर्ट्ज से ये 20,000 जिसको हम लोग श्रव्य होती है, ये होती है 20 के हर्ट्ज बोल सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 या 20 के हर्ट्ज, या ऐसे लिख दो 20 के हर्ट्ज के आसपास होती है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है, ये मीटर होता है। क्रमागत संपीड़न और विरलन के मध्य की दूरी खालिस्तान कहलाती है, तो तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ध्वनि की चाल पहले ही बताया माध्यम पर निर्भर नहीं करती, ध्वनि की जो चाल है माध्यम पर निर्भर करती है। निर्वात में तो हो ही नहीं सकता, आप जाएंगे निर्वात में, चंद्रमा में आप एटम बम फोड़ दो, वहां पर तो माध्यम ही नहीं है, तो वहां पर कोई आवाज ही नहीं आएगा। तो ध्वनि की चाल जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करती। कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं, तो चलिए हाइड्रोकार्बन में मैं कुछ को फटाफट यहाँ पर दिया गया स्थान, इसमें से आपको छांटना है, ऊपर वाला आपका दिया है, इसमें से आपको बताना है। इस हाइड्रोकार्बन केवल एक बंध होते हैं, इसमें से आपको बताना है। तो ये एल्केन, एल्केन में क्या होता है, ये पहला वाला आ जाएगा एल्केन। एल्केन में एक एकल बंध होते हैं। कार्बन कई तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाने की क्षमता रखता है, पर विशेष बात यह है कि वह अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है। इसे श्रृंखलन, ये जो आ जाएगा श्रृंखलन माने दूसरा का ये आएगा, कहते हैं। वे अणु जिसमें परमाणु की संख्या समान किंतु संरचना सूत्र क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समावयी, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, समावयी कहलाते हैं। ब्यूटेन तथा 2 मेथिल प्रोपेन किस प्रकार के समावयवी है, तो ये हो जाएंगे चौथा श्रृंखला समावयवी, ये समावयवी श्रृंखला, ये तीसरा यहाँ पर आना था, और ये पूरा श्रृंखला समावयवी ये चौथा आना था, ये चौथा यहाँ पर आ जाएगा। एक बार और आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं, यहाँ पर आता जाएगा इस हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंध होते हैं, तो यहाँ पर एल्केन, यहाँ पर फर्स्ट लिखा हूं। कार्बन कई तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाने की क्षमता रखता है, पर विशेष बात यह है कि वह अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है, तो इसको श्रृंखलन कहते हैं। मतलब ये आएगा 2 वाला, ये आ जाएगा, ये 2 आएगा। और ये अणु जिसमें परमाणु की संख्या समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, इसको कहते हैं समावयवी। अब समावयवी अकेला यहाँ पर है, तो ये तीसरा आ जाएगा। यहाँ पर वे अणु जिसमें परमाणु हो गया ब्यूटेन तथा 2 मेथिल प्रोपेन किस प्रकार का समावयवी है, तो ये आएगा चौथा श्रृंखला समावयवी, ये वाला आ जाएगा। वह संरचनात्मक समावयता जो एल्कीन और एल्काइन में संभव है पर एल्केन में नहीं, ये आपका जो 5वां आता है स्थान समावयव, मतलब ये कहां पर आ गया, ये वाला 5वां, ये आपका 5वां आ जाएगा। और इस श्रेणी के सदस्य भौतिक गुणधर्मों में नियमित अंतर दिखाते हैं, नियमित तो सजाती, यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा ये ज्यादा VI वाला, मैंने 6वां वाला ये आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको जमाना था। कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति है जिसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। हेक्स 1 इन और हेक्स 2 इन क्या होगा, तो इस समावयवी स्थान, इसको क्या बोलते हैं, स्थान समावयवी, ये आएगा स्थान समावयवी है। ब्यूटेन का क्वथनांक प्रोपेन से क्या होता है, अधिक होता है, मैं प्लस में बता रहा हूं। 2 मेथिल प्रोपेन की जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, और साइक्लोब्यूटेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8 है, और C2H6 C3H8 C4H10 ये सब के सब क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ये सब के सब ये जो है एल्केन के सदस्य हैं, ये एल्केन सजातीय श्रेणी के सदस्य है। चलिए ज्यादा समय नहीं है, 2 पार्ट और बच गए हैं। एक है कोयला जो भी ज्यादा कम क्वेश्चन है, आराम से इसका आप बता सकते हो। तो इसमें आपका
क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। कोयले का निर्माण निम्नलिखित अवशेषों से होता है। वनस्पति जंतु दोनों से आपको मालूम है, जीवाश्म ईंधन है और वनस्पति और जंतु दोनों से होता है। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थिति क्या होती है, तो इसमें बता दूं, उपयुक्त सभी मतलब उच्च ताप होना चाहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होनी चाहिए, तब जीवाश्म ईंधन बदल जाएगा, वरना जल जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये ऑप्शन आपके पास है। सही आंसर द आएगा, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कोयले की मात्रा होती है। पीवीसी से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है, तो सही आंसर सा आएगा 3। रिक्त स्थान यहाँ पर आपको बताने हैं, जो मैं यहाँ पर फटाफट आपको बताता चला जाता हूँ। कोयले एवं पेट्रोलियम में पहले बताया कौन सा ईंधन है, मुझवानी जीवाश्म ईंधन है। कोयले के निर्माण में सर्वप्रथम पिट जो बना, सर्वप्रथम पिट माने जो घटिया प्रकार का कोयला होता है वो प्रकार का, और अंत में जो है एंथ्रासाइट, अंत में एंथ्रासाइट ये कोयला प्राप्त हुआ। कार्बन की सबसे कम मात्रा इसी में होती, अर्थात पिट प्रकार के कोयले में पाई जाती है। प्रभाजी आसवन तब किया जाता है जब द्रव के क्वथनांक में अंतर हो। क्वथनांक में जब अंतर होता है द्रव के, तब प्रभाजी आसवन करते हैं, जैसे पेट्रोल को छानते हैं, ये तो होता है सब, इसमें प्रभाजी आसवन किया जाता है। पेट्रोलियम दो शब्दों, पेट्रो जो बना है, पेट्रो और ओलियम, पेट्रो और ओलिया, ये दो शब्द से मिलकर इसका निर्माण किया, ओलियम सॉरी पेट्रो और ओलियम से मिलकर बना है, तो पेट्रोलियम ये बनता है। छोटा सा और है प्राकृतिक आवास, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जिसको आपको बताना है। सही विकल्प आपको चुनना है। कुटुम्बसर गुफा में चमगादड़, कीड़े मकोड़े, घोंघे, गिजाई, मृत जीव जंतु और कानी मछली पाए जाते हैं। इस जानकारी के आधार पर एक सही खाद्य श्रृंखला होगी, तो यहाँ पर सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही खाद्य श्रृंखला पहले मृत जीवी होंगे, मृत जीवी पर जंतु जिंदा होते हैं, जंतु की कानी मछली है और फिर चमगादड़ है। माने मृत जीवों को जंतु लोग खाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनको कानी मछली खाते हैं जिनके आंख नहीं है, और इनको चमगादड़ खाते हैं। इस प्रकार का क्रम बनेगा। प्रवासी जीव की आपको बात करेंगे, प्रवासी जीव क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर सा आएगा, नियमित रूप से साल के कुछ महीने एक जगह और अन्य महीने अलग अलग जगह बिताने वाले को प्रवासी जीव कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, प्रथम पोषण स्तर पर हम प्रायः किन्हें पाते हैं, तो प्रथम पोषण पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं, तो ये आएगा उत्पादकों को पाते हैं। चलिए लास्ट एक बार देख लेते हैं, जिसमें कचरा और उसका प्रबंधन आता है। इसमें कुछ 3 ही विकल्प दिए हुए हैं, जिनको इसके बाद आपका इंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कचरा पृथक्करण का सबसे अच्छा स्तर कौन सा है, इसमें से आपको बताना। स्रोत पर, सामुदायिक भंडारण स्थल पर, लैंड फिल्स पर पृथक्करण की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर सही है कि निम्नलिखित में कचरा पृथक्करण का सबसे अच्छा स्तर कौन सा, स्रोत पर ही पृथक्करण कर लिया जाए वहां के, तो आ वाला यहाँ पर आएगा। सूक्ष्म जीवियों के प्रयोग से किन पदार्थों का अपघटन किया जा सकता है, धातु से बने पदार्थ, जैव निम्नीकृत पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, जैव भार। इसमें से बताना तो साफ जाहिर है कि जैव निम्नीकृत पदार्थ को ही अलग किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट खाद बनाने में भूमिका निभाने वाला जीव कौन सा है, तो सही आंसर है कंपोस्ट, हमारे यहाँ खाद मिल रहा है तो केचुआ इसका रहता है। ये मैंने आपको पूरा 9th के जितने भी क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव थे सब सॉल्व कराए हैं। आप बेबाकायदा इसको देख के जाइए, इसमें से आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।